हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 12th क्लास है और बच्चों 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 2 की जो है आपका बात कर रहे थे। एक प्रभुत्व की सत्ता का दौर हम लोग देख रहे थे और इसमें हम बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने समझा। विशेषकर हम पार्टियों के विशेष के जो उनकी विचारधाराएं उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने कांग्रेस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के विषय में हमने पढ़ा और उसकी रूपरेखा को जानने की हम लोगों ने आपका कोशिश की थी। क्लियर है। और कुछ ऐसे संविधान के निर्माता रहे हैं और कुछ हमारे एक्टिव आपके पॉलिटिशियन रहे हैं, नेता रहे हैं, जिनके विषय में हमने पढ़ा है। क्लियर है। आज हम चैप्टर को जहां से हमारा अंतिम छूट गया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछला अगर कुछ भी आपका डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है किसी भी प्रकार से, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को पूछ सकता है। क्लियर है। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग एक सत्ता के प्रभुत्व पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। इसी को हमने आपका गौर करके देखा और एक एक करके हमने बहुत अच्छे से इन सभी चीजों को पढ़ा है और इनको जानने का प्रयास भी किया है। ठीक है। अब देख लीजिए, कल हमने इन सभी पार्टी के विषय में पढ़ लिया था एक एक करके। कांग्रेस के जो आपका प्रभुत्व की जो आपका प्रकृति थी उसको हमने देखा। आज बेसिकली हमको पढ़ना है कांग्रेस क्या है। एक आपका ध्यान दीजिएगा, मेरे को बच्चों ध्यान देना है कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचार धारात्मक गठबंधन के रूप में, ये हमको देखना था। इसको हम पढ़ चुके थे कि कैसी चीजों ने रूप इख्तियार किया है। इसको हम देखें और कैसे अन्य सामूहिक रूप में ये सामने निकल कर आई है, कैसे इसकी और लोगों ने आपकी नुमाइंदगी की है। इन सभी चीजों को देखा था और कैसे देखा कि कांग्रेस ने बहुत सारे विचारधारा को अपने अंदर कैसे आपका समाहित किया हुआ है। इन सभी का हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपका जिक्र भी किया है। क्लियर है। इतना आपको ध्यान रहेगा, आप इतने को अच्छे से देख सकते हैं और आप इनको महसूस भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। ठीक, चलिए अब देखिए, पहले हमने एक पार्टी के भीतर गठबंधन देखा और अब पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है। क्या इसका मतलब है कि सरकार 2052 में गठबंधन सरकार रही 1952 में? ये हमको पता करना था। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार पीछे की तरफ देखते हैं, कुछ छूट गया था, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए इस पार्टी को भी एक बार देखना। पीआरआई को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है, कहते हैं स्पेनिश में इसे पीआरआई कहा जाता है। का मैक्सिको का लगभग 8 साल तक शासन रहा। इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी, जिससे नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा गया। ठीक, मैक्सिको की क्रांति में राजनेता, सैनिक, मजदूर, संगठन, कई किस्म के लोग हित इसमें जुड़े हुए थे और किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब जो है मेनली हम लोग अपना चैप्टर यहां शुरू करते हैं और हम आज लोग देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या है? हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विषय में आपका पढ़ेंगे और उसको देखेंगे भी। देख लीजिए, कह रहे हैं कि 1920 के दशक की बात हो रही है कि दशक के शुरुआती सालों के भीतर विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह यानी कि कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। ये रूस के वोल्शेविक महाक्रांति से प्रेरित थे। कह रहे जो रूस की क्रांति हुई थी, उस रूस की क्रांति से ही कौन प्रभावित थे? आपके जो ये साम्यवादी सरकार थी, जो साम्यवादी कम्युनिस्ट दल था। देखिए, कम्युनिस्ट और साम्यवादी एक ही है, कम्युनिस्ट को ही साम्यवादी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि देश में जो भी समस्या हैं, इस समस्या को निपटाने का एकमात्र तरीका है वो है साम्यवाद की राह, और इसी समाधान की बात करते थे ये लोग। कौन बात कर रहे थे? जिनकी सोच कैसी थी? साम्यवादी सरकार की थी, सामाजिक इस तरह के विचारधारा को लेकर वो आपका चलते थे। ठीक,
1935 से आपका साम्यवादी ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस ने साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादी ने नाजी जर्मन के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। क्या हुआ? जो कांग्रेस थी, कौन सी? कम्युनिस्ट जो आपकी गवर्नमेंट थी, 1941 में जब आप ये आपके अलग हुए, तो इस समय क्या था? मार्क्सिस्ट ने जो नाजी जो थे वो जर्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक, ब्रिटेन को समर्थन देने का उन्होंने फैसला कर दिया। दूसरी ओर गैर कांग्रेस पार्टी विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आजादी के समय सुचारू पार्टी मशीनरी व समर्पित कॉरिडोर मौजूद थे। बहरहाल आजादी होने से इस समय के भीतर कई अवसर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था कि आखिरकार जो देश को हासिल हुई है उनकी प्रकृति कैसी है? क्या हिंदुस्तान सच में आजाद हुआ है या यह आजादी झूठी है? वो कैसी बात कर रहे थे? वो बात कर रहे हैं कि अपनी आजादी की, जो आजाद हुए हम क्या वाकई में आजाद हुए हैं या फिर हम झूठी जो आजादी है वो जी रहे हैं? तो इस तरह की बात कर रहे थे। एक कांग्रेस की एक अलग ही विचारधारा है। अब देखिए, आजादी के तुरंत बाद भारत ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, वह आजादी सच्ची आजादी नहीं है। अब कह रहे हैं, अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी क्या बोली कि जो देश आजाद हुआ है 1947 में, ये सच्ची आजादी नहीं है। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? वो जो जनता का समर्थन है वो हासिल नहीं कर सके और उन्होंने सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबाया दिया गया। मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती। देखिए, 1951 में पहला चुनाव लड़ा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 16 सीटें जीती। ठीक, और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनकर उभरी। इस दल में ज्यादा समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल से मिला। कह रहे ये ऐसे 4 राज्य थे जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी को बड़ा सपोर्ट किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता A.K. गोपालन, A.N. डांगे, E.M.S. निम्बू दरीपाद, C.P. जोशी, अजय घोष और B. सुरदैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं के अंतर होने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। अब देखिए, 2 विचारधारा है समाजवाद में। एक वो विचारधारा है जो रूस की विचारधारा से प्रेरित है, एक वो विचारधारा है जो चाइना की विचारधारा से प्रेरित है। अब दोनों में कैसा हो गया? टूट पड़ गई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वालों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी यानी कि CPIM के नाम से अलग दनक बनाया। यानी कि जो रूस की विचारधारा को मानेंगे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और जो चाइना के विचारधारा को मानेगी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M के नाम से एक नया दल बना। ये दोनों दल आज तक कायम है। कैसे हैं कि दोनों दल कैसे हैं? आज भी वर्किंग है। इनके एक नेता है A.K. गोपालन। 1940 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी में कम्युनिस्ट राजनेता का जीवन जिया। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 64 में विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी यानी कि M बना दिए, शामिल हो गए। पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया और संसद के रूप में व्याख्याति प्राप्त की और 1952 में सांसद भी रहे। तो ये इनकी स्थिति थी। ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, एक सिंहासन
मूवी आई थी, किसकी, मराठी मूवी थी, इसको देख लीजिए एक बार, आपको दिखा रहे हैं, फिर इसमें कुछ समझेंगे हम लोग कि क्या है इसका परिचय। यह मराठी फिल्म अरुण साधु के 2 उपन्यास सिंहासन तथा मुंबई दिनांक पर आधारित थी। महाराष्ट्र फिल्म में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद होने की कसाकसी को साफ दिखाया गया है। फिल्म की कहानी को एक पत्रकार दीगू टिप्पणी बयान करते हैं कि जो दर्शकों के सामने मौन सूत्रधार के रूप में आते हैं, यह सत्ता दल यानी कि सत्तारूढ़ दल के भीतर चलने वाले सत्ता संघर्ष और विपक्ष नेता की भूमिका को प्रभावशाली से बयान करते हैं कि क्या स्थिति इसमें रही है। ठीक, तो ये अलग अलग चीजें हैं इसके बारे में, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, बस खाली देख लेना है। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों ने अपने अपने संविधान थे। देखिए, जितनी भी कोई पार्टी बनती है, कोई भी संगठन बनता है, उसके अपने संविधान होते हैं, यानी कि किस तरह से पार्टी चलेगी, किस तरह से नियम कानून कायदे होंगे, और वो सबको मान्य होंगे। इसका सांगठनिक ढांचा भी था। इसमें कुछ मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद भी कांग्रेस से अलग हो गया और विपक्ष दल बने। किसी खाद्य पत्ती कार्यक्रम और नीति को लेकर मौजूद मतभेद को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले ना पाई हो, लेकिन अपने आप में मिलाकर रखती थी और एक सहमति करार कर लिया करती थी। अब देखिए, कांग्रेस की खासियत रही है, चाहे कोई भी विचारधारा हो, उसने हर विचारधारा के साथ चलने का प्रयास किया है। वो हर विचारधारा के साथ अपनी मेल झोल के साथ उन चीजों को लेकर चला है। अब देखते हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता। इसको हम बाद में देखेंगे कि आपका गुटों में तालमेल सहनशीलता कैसी है। ठीक है, तो यहां तक फिलहाल कुछ पढ़ा है, कुछ डाउट है, कुछ भी चीज समझ नहीं आई हो। ये देखिए, जो इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये बहुत अलग है, डिफरेंट दिखाई देगी। ये 1964 में 2 पार्ट में टूट जाती है। यहाँ देख लीजिए, एक कौन बनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और ये भी किसमें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रह गई एक, ठीक, और एक बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एम, यानी कि 2 पार्टी का गठन हो गया था। एक पार्टी में से विचारधारा थी चाइना की और रूस की। रूस वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बने और जो चाइना वाले थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम बन गए। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, कांग्रेस के गठबंधनी स्वाभाविक में उस एक साधारण ताकत दी। पहली बात तो जो भी सामने आई, गठबंधन उसे अपने आप में शामिल कर लेता है। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है। हर मसले में संतुलन को साध कर चलना पड़ता है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता है। कैसा है? सलाह मशूरे पर चलेंगे, अतिवादी का रुख से अपनाएं कि सब कुछ मुझे ही चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए, इस रुख से हमको बचना है। ठीक, समावेशी का गठबंधन होना विशेषता है, और बहुत सारी चीजें। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा है। विपक्ष कोई बात कहना चाहता है तो कांग्रेस की विचारधारा और उसके कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती है। अगर करें दूसरी अगर पार्टी को स्वाभाविक गठबंधन हो तो अंदरूनी मतभेद को लेकर उसे सहनशीलता ज्यादा होती है। विभिन्न समूह नेता महत्वाकांक्षाओं को भी उसे समाई ही है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान इन बातों से ही अमल किया है कि आजादी मिलने के बाद इस पर अमल रखा जाए। कैसा रहे? अमल जारी रहे। इस कारण अगर आप पार्टी समूह को रुख और सत्ता प्राप्त हिस्से से नाखुश हैं तो पार्टी ही में आप बने रहते हैं। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूदा किसी दूसरे समूह से लड़ने से बेहतर समझा जाता है। क्या आप विपक्ष में बने रहो ज्यादा बढ़िया है किसी और पार्टी से लड़ने से बढ़िया? तो आपका जो विपक्ष का समूह है आप उसमें ही बने रहो तो ज्यादा क्या रहता है, ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है ना? इस तरह की बातों को, इस तरह के विचारधाराओं को
इन संगठनों में आपका रखा जाता है और उनमें इनको जगह दी जाती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इतना देख लीजिए। इतने में कोई डाउट हो, कुछ चीज पूछना हो, कोई समझ नहीं आया हो, कुछ भी चीज मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में पुराना जो हमने पढ़ा है उसी के अंतर्गत पूछ सकते हो आप मेरे से। कोई भी बच्चा, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए कोई डाउट हुआ पूछिए। चलिए आगे बढ़ चलें। देखिए, पार्टी के अंदर मौजूदा विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अपने गठबंधन स्वाभाविक कारण ही कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति संवेदनशील थी। कैसी थी? विभिन्न गुटों के कारण आपका संवेदनशील थी और इस स्वभाव में विभिन्न गुटों को भी बढ़ावा मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से विचारात्मक धारात्मक सरोकार बनने की वजह से इस गुट के अफसर बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना की कमी थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस को कमजोर बनाने की बजाय उसे ताकत साबित हुई। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुट को आपसी होड़ की गुंजाइश के लिए थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बना रहते थे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने में इन्हें बेहतर नहीं समझा गया। क्या नहीं समझा गया इनको? आपका बेहतर जो है वो नहीं समझा गया। ठीक, ये देखना है। अब देखिए, कांग्रेस के अधिकतर प्रांतीय इकाई विभिन्न गुटों को आपका मिलकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाने में और कांग्रेस के एक भारी भरकम मध्यवर्गीय पार्टी के रूप में उभरने में सामने आई थी। दूसरी पार्टी मुख्यतः कांग्रेस के इस वक्त गुट प्रभावी करने की कोशिश थी। इस तरह बाकी पार्टी हाशिया पर रहकर ही नीति और फैसले को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर रही थी। ये पार्टियां सत्ता का वास्तविक इस्तेमाल को कोसों दूर थीं। ठीक, सत्ता दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्ष पार्टी लगातार कांग्रेस की आलोचना कर रही थी, उस पर दबाव डाल रही थी और उस क्रम में उसे प्रभावित कर रही थी। गुटों की मौजूदगी का यह प्रणाली शासक दल के भीतर सुधारने का एक औजार की तरह काम कर रही थी। इस राजनीति की होड़ के भीतर कांग्रेस की चलती थी और अर्थ को देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा पहले दशक में कांग्रेस दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के कालखंड में कांग्रेस प्रणाली कहा गया। क्या कहा गया इसको? कि ये कांग्रेस प्रणाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलिए इसको देख लीजिए। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा एक बार एक पार्टी मिली है भारतीय जनसंघ, यानी कि ये वही पार्टी है जिसका नाम वर्तमान में बीजेपी है। क्या है? भारतीय जनसंघ। इसको देख लीजिए, पहला चुनाव चिन्ह देख लीजिए इनका। देखिए, भारतीय जनसंघ का संगठन 1991 में हुआ। अगर इसके जन्म की बात करें तो कब हुआ? 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल से की जड़ें आजादी के पहले के समय से और सक्रिय राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस और हिंदू महासभा की खोज की जाती थी। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है।
जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इनका मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा आधार पर आधुनिक प्रगति और ताकतवर बना सकते हैं। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक एक करके अखंड भारत बनाने की बात भी कही। अंग्रेजों को हटाकर, अंग्रेजी जो थी इसको हटाकर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। इसे धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने के विरोध में किया। कह रहे जो इनको अल्पसंख्यक धार्मिक विरोध देते हो, इन्होंने इसको विरोध किया। 1964 में चीन में अपना आणविक परीक्षण किया और बाद में जनसंघ लगातार इस बात की परोपकारी करा कि भारत को अपना आणविक हथियार तैयार करे, न्यूक्लियर पावर बने। मतलब 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति की हाशिए पर था। इस पार्टी को 1952 में लोकसभा में 3 सीटें मिली और 1957 के आम चुनाव में इन्हें 4 सीटें जीती। शुरुआती सालों में इस पार्टी ने हिंदी भाषा मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन लिया। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मोदक के नाम शामिल है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ही ये जनसंघ है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि इनके नेता हैं दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव फिर अध्यक्ष बने, समग्र मानवतावाद सिद्धांत की प्रेरणा ली इन्होंने। आप इनको समझ सकते हैं। तो ये था एक जो हमने जनरल एक महान इंट्रो देखा। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक, विपक्ष पार्टी का उद्भव। कि जो विपक्ष की पार्टी बनी है वो कैसे उनका उद्भव हुआ है। उद्भव का मतलब है कैसे उनका जन्म हुआ है, ये हमको इस विपक्ष पार्टियों में आपका देखना है। ठीक, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्ष पार्टियां नहीं थी। चुनाव परिणाम की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी का नाम आया। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में इस वक्त में भारत में बहुविधि जीवंत विपक्ष पार्टियां थी। इनमें से कई पार्टी 1952 के आम चुनाव में कहीं पहले बन चुकी थी। अरे बहुत पार्टी ऐसी थी भारत में, कैसे बहुविधि जीवंत पार्टी थी। कुछ 52 के आम चुनाव से पहले बनी तो कुछ बाद में। इनमें से 60 और 70 के दशक में देश में राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पार्टियों ने 1960 और 70 का दशक था, इन्होंने इस राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लगभग सभी गैर कांग्रेस पार्टियां की जड़ें 1950 के दशक के किसी न किसी विपक्ष पार्टी की खोजी जा सकती है। यानी कि कोई ना कोई एक विपक्ष की पार्टी रही होगी और उसकी भूमिका के रूप में हम इनको खोज सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि आज की लगभग सभी गैर कांग्रेस पार्टी 1952 की दशक की किसी न किसी विपक्ष पार्टी की खोज की जा सकती है। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर का प्रतिनिधित्व मिला। यानी कि इन्हें केवल लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में नाम मात्र का प्रतिनिधित्व था। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारे शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी के नीतियों और व्यवहार को सुनिश्चित आलोचना की। इन आलोचना में सिद्धांतों को बल मिला। विपक्षी दलों ने शासक दल अंकुश लगाए और बहुधाय धन दल कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बनाया। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक जो आपके विकल्प की भावनाओं को बढ़ाया, को जीवित रखा और ऐसा करने वाले दल व्यवस्था जनरोध यानी कि रोधी तंत्र से ही रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्हें आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाते हैं। कैसे करते हैं? हमारे देश की भूमिका को निभाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अभी एक पार्टी और है स्वतंत्र पार्टी, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये इसको पढ़ लेते हैं।
शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्ष दल के नेता के बीच परस्पर सम्मान का गहरा भाव था, यानी कि वो एक दूसरे की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। ठीक, स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश की शासन संभाला। क्या करा? देश का जो शासन था वो आपका संभाला। इसके लिए मंत्रिमंडल में अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष के नेता शामिल थे। अब देखिए, विपक्ष में भी इन लोगों को, जो आपके नेता थे विपक्ष के, उनको भी कैबिनेट में आने का मौका मिला। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्हें जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी की किसी किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान की भावना का प्रतिस्पर्धा के तेज होने का लगातार कम हो गया। अब देखिए, विपक्ष के नेताओं को भी उन्होंने क्या किया था? सरकार में आने का न्योता दिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चाहे उसमें आपका अंबेडकर साहब रहे हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, जयप्रकाश नारायण रहे हों, ये सब जो लोग थे। इस तरह अपने देश की लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। कैसा था? जो पहली राजनीति अनोखा था बिल्कुल। राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में आपका समावेश था कि जिस तरह आंदोलन आपका समा गया तो उस तरह से था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी और राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस ने समूह वर्ग हितों को आकर्षित किया। कह रहे कि एक वर्ग ऐसा था जो जिसे क्या किया, कांग्रेस ने अपनी तरफ क्या किया, आकर्षित किया, और सामाजिक और विचारधारा के रूप में कांग्रेस एक व्यापक संगठन के रूप में उभरी। कैसे उभरी? व्यापक और संगठन के रूप में। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका मुख्य निभाई रही। इस कारण कांग्रेस दूसरी पार्टी की अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़त प्राप्त की। सत्ता पाने की लालसा में हर एक व्यक्ति ने हर एक हित के अंदर अपनी सहमति करने के लिए कांग्रेस की क्षमता को जैसे जैसे घटी, वैसे दूसरे राजनीतिक दल को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस के प्रबुद्ध देश की सिर्फ राजनीति का एक दौर रहा है। इस किताब में हम अगले हिस्से में देश की राजनीति और अन्य चीजों पर अपनी चर्चा करेंगे। यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के नेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, स्वतंत्र भारत के नेहरू के बाद मंत्रिमंडल के नेता। पाकिस्तान को लेकर अपने मतभेद चले। 1950 में इस्तीफा दिया, संविधान सभा सदस्य बने, लोकसभा सदस्य थे, कश्मीर को स्वायत्त देने के खिलाफ थे, कश्मीर की नीति पर जनसंघ का प्रदर्शन किया, हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार भी हुए आपके। तो ये एक फोटो आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के उन महान नेताओं का आपको फोटो मिलेगा। इसमें 1948 में गोपालाचारी जनरल गवर्नर के पद पर थे। ये रहे राजगोपालाचारी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सब बैठे हुए हैं। देखिए, अहमद रेवी, बलदेव, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बलदेव साहब ये बैठे। ठीक है, प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, ये राजकुमारी अमृत कौर थी। जॉन मथाई, जगजीवन राम ये बैठे हुए हैं, आप देखेंगे। बाएं तरफ खड़े हुए गोवर्डगिल, केसी नियोगी। अब देखिए, अगर आप देखेंगे, केसी नियोगी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, गोपाल अयंगर, ये भी देखिए, ये खड़े। ठीक, आप इनको देख सकते हैं। ये भारत की महान शख्सियत थी जो हमारे सामने हमको दिखाई दे रही है। क्लियर है? तो चैप्टर जो है, वैसे मेरा प्यारा बच्चों, पूरा आपका समाप्त हो चुका है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे और इनकी विचारधाराओं पर हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। कुछ नोट्स के रूप में भी हम लोग आपका इनको समझेंगे, उनको भी हम इसको भी देखेंगे। अब एक व्यक्ति और बचे हैं, सी राजगोपालाचार्य, इनको पढ़ लेना। ये पहले भारत के जनरल गवर्नर थे और आजादी के बाद अंतरिम सरकार में मंत्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित किए गए और स्वतंत्र पार्टी के क्या थे, आपके संस्थापक थे। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। ठीक है ना, स्वतंत्र पार्टी। कांग्रेस में नागपुर के अधिवेशन में इन्होंने काम किया था। ठीक है, और अगर इनको देखें, स्वतंत्र पार्टी ने अर्थव्यवस्था के विकास के नजरिए, आर्थिकरण, इस सब चीजों की आलोचना करते हुए इन्होंने आपकी बात की थी।
तो ये इस तरह से पूरा आपका चैप्टर है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है अपने इस चैप्टर के अंतर्गत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने कांग्रेस के दौर को पढ़ा और कांग्रेस के दौर के समय जो पार्टियां बनी हैं उनकी विचारधाराएं, उनके नेताओं को, उनके विषय में हमने पढ़ा। ये मान लीजिए बड़ा एक 1950 से लेके 1970 के बीच की जो राजनीति का दौर था उससे हम अवगत हुए हैं अपने चैप्टर में। उनको जानने का हमने प्रयास किया है जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक व्यक्तिगत नॉलेज के साथ साथ हमें अपने चैप्टर में इनको समाहित करना है। तो सारी चीज हमको भारतीय राजनीति में इस चैप्टर के माध्यम से मिला है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।